बीजेपी का जो गेटवे कर्नाटक था, कर्नाटक में सरकार भी बनी उसकी और उसके बाद उसने अभी तेलंगाना में भी बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया लोकसभा चुनाव के दौरान। और मुझे लगता है कि देर सबेर तेलंगाना कांग्रेस वर्सेस बीजेपी ही हो जाएगा। बीआरएस की स्थिति धीरे धीरे क्षेत्रीय पार्टियों की हो रही है वो हो जाएगी। अब आता है आपका तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल। आंध्र प्रदेश में तो हो गया चुनाव, वो तो चंद्रबाबू नायडू के सहारे बीजेपी अपना काम कर रही है। वो पहले सहारा ही लेती है बीजेपी, उसके बाद वो सीढ़ी हटा देती है और खुद जो है छत पे ये पहुंच तो आरोप जाती भी है कि क्षेत्रीय दलों को खा जाते हैं। है। नहीं, आरोप क्या है, खा के जाती है तो एक स्ट्रेटजी है, वो ठीक है। कोई भी पार्टी अपना विस्तार चाहेगी, बीजेपी भी अपना विस्तार चाहती है। अब कांग्रेस जो है उसका उल्टा होता है, वो क्षेत्रीय दलों को जमीन देती चली जाती है और वो बड़ी होती चली जाती है। हाँ, वो क्षेत्रीय दल बड़े होते जाते हैं और कांग्रेस सिकुड़ती जाती है। और बीजेपी का है कि बीजेपी बड़ी होती जाती है, क्षेत्रीय दल सिकुड़ते जाते हैं। तो वो अपनी अपनी स्ट्रेटजी है पार्टी की। और उसके पीछे कारण भी है कि चूँकि ये वो क्षेत्र है जहाँ बीजेपी नहीं थी, इन क्षेत्रों के लिए बीजेपी नई पार्टी। जैसे आसाम में 2016 में जब मैं गया था तो बीजेपी नई पार्टी थी, वहाँ तरुण गोगोई से लोगों कोई नाराज़गी नहीं थी। मतलब मैं तो इतना घूमा 2016 में आसाम, मुझे तरुण गोगोई से कोई नाराज़गी नहीं लिखी, कांग्रेस से भी नाराज़गी नहीं दिखी। लेकिन बीजेपी नई पार्टी मौका देना चाहिए, नई पार्टी मौका देना चाहिए, तो वो मौका दिया लोगों ने। तो ऐसे ही जिन जिन क्षेत्रों में बीजेपी, पूर्वोत्तर में तो लगभग यही राग में नई पार्टी है। और असम के अलावा जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं वहाँ का तो एक प्रकृति है, वो मैं यहाँ नहीं कहूँगा कि वहाँ जो केंद्र में जो सरकार होती है फिर उसकी ही सरकार वहाँ उन राज्यों में बनती है। वो मणिपुर हो, अरुणाचल हो, त्रिपुरा हो, वो एक अरुणाचल में तो ये अजय भाई जानते हैं कि पूरी की पूरी सरकार गेगांगा पांग लेके अटल जी के साथ बीजेपी में आ गए थे। और जब यूपी 2004 में आई तो फिर वापस कांग्रेस चले गए, पूरी गवर्नमेंट लेके। तो वहाँ असम एक ऐसा राज्य है जहाँ थोड़ा दूसरे तरह की राजनीति होती रही। अगर दक्षिण की असम गण परिषद के उदय हाँ, से ही एक बिल्कुल वादा था। दक्षिण बीजेपी, तो असम गण परिषद एक बड़ी क्षेत्रीय पार्टी बनकर उभरी थी और उस स्पेस को बीजेपी ने लिया है। असम गण परिषद, देखिए कांग्रेस का वोट कम नहीं हुआ है असम में, बीजेपी ने जो है वो असम गण परिषद का जो वोट था उसको लिया। और इसलिए भी लिया कि असम आंदोलन जो था उसके पीछे असम गण परिषद की जो के पीछे जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भी भूमिका थी। और हम भूल जाते हैं इन राज्यों में जहाँ जहाँ बीजेपी का विस्तार हो रहा है वहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बहुत बड़ा योगदान है। आज केरल में जो आपको बीजेपी का वोट दिखाई पड़ रहा है, सीटें दिखाई पड़ रही हैं विधान, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक का जो वर्षों का काम है, दशकों का काम है, वो है उसका असर। पार्टी तो उसको कैरी ओवर कर रही है। और चूंकि केंद्र में सरकार आ गई है तो और आसानी हो गई कैरी ओवर करने में, क्योंकि जब आप केंद्र में सत्ता में होते हैं और मजबूत तरीके से सत्ता में होते हैं तो आपके पास देने के लिए बहुत कुछ होता है। सरकारी घोषणाएं करके भी दे सकते हैं, नेताओं को भी आप दे सकते हैं, बहुत साधन होते हैं। तो वो उसका लाभ भी उठा रही है बीजेपी। केरल में लड़ाई तो एलडीएफ यूडीएफ की है और बीजेपी वहाँ अपना विस्तार चाहती है, अपनी सीटें बढ़ाना चाहती है, वोट परसेंटेज बढ़ाना चाहती है और कोशिश भी कर रही है। केरलम नाम देना भी उसका एक हिस्सा है। और ये सही है कि बीजेपी वहाँ 3 ध्रुव हैं केरल में, क्रिश्चियन, मुस्लिम और हिंदू वोट जो है। अगर सामाजिक समूहों में देखें, मुस्लिम एन लार्ज आमतौर पर कांग्रेस के साथ रहे, उनका अलायंस भी IUML के साथ जो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है उसका लगातार रहा है, इसलिए उसको यूडीएफ कहा जाता है। एलडीएफ जो है उसको हिंदू वोटों का ज़्यादा हिस्सा मिलता रहा है। क्रिश्चियंस जो है वो कांग्रेस के साथ रहे हैं और इसलिए आप देखिए कई क्रिश्चियन नेता कांग्रेस के, ओमन चांडी क्रिश्चियन थे, चीफ मिनिस्टर थे, आपके ये एंटोनी थे, बहुत सारे लोग जो थे। लेकिन बीजेपी ने आश्चर्यजनक रूप से सबसे पहले क्रिश्चियंस को रीच आउट करना शुरू किया पश्चिम बंगाल, वहाँ केरल में। आप याद कीजिए कि कैसे प्रधानमंत्री जी ने क्रिसमस की बधाई दी जा करके, आर्क बिशप को मोटरसाइकिलों से जो है पूरा रीच आउट किया गया। तो क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये कम्युनिटी थोड़ा अगर इसको रीच आउट करेंगे तो एक बेस बन सकता है। तो वो रीच आउट कांग्रेस बीजेपी थ्रू क्रिश्चियंस कर रही है। उसको मालूम है कि एक बार एक वोट बैंक उसको मिल जाएगा तो हिंदू वोट जो है वो तो उसको मिल ही जाएगा, जगह बनाना आसान हो जाएगा, आसान रहेगा उसके लिए, क्योंकि संघ का भी काम है वहाँ पर। और वो बीजेपी उस कोशिश कर रही है और काफ़ी उसको लोकसभा चुनाव में उसका एक सांसद जीत किया गया, वो निकाय चुनाव में अच्छा प्रदर्शन। हाँ, जो तिरुवनंतपुरम का जो उन्होंने पूरा मेयर बन गया पहली बार, बाकी जगह कांग्रेस जीती है। लेकिन ये मैं अजय जी की इससे सहमत हूँ कि जितना बीजेपी अपना
बढ़ाएगी तो उसका नुकसान लेफ्ट को होगा, क्योंकि कांग्रेस उसका फायदा जो हिंदू वोट जो लेफ्ट का है वो अगर बढ़ेगा बीजेपी को जाएगा तो कांग्रेस को उसका फायदा मिलेगा। यानी कि लेकिन फिर भी वहाँ लड़ाई एलडीएफ यूडीएफ की है, और 2 बार चूंकि 10 साल से यूडीएफ है वहाँ पर, एलडीएफ है तो एंटी इनकम्बेंसी तो है ही। दिक्कत क्या है कि कांग्रेस के साथ एक समस्या है, वो जीता हुआ चुनाव कैसे हारा जाए इसको कांग्रेस से सीखना चाहिए। ये मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, सालों आप से देख सब रहे जगह देख लीजिए, तो वो उसके लिए तो वो क्या केरल में भी, अब केरल में जिस तरह खबरें आ रही हैं उनके झगड़े की कि सतीशन का अलग ग्रुप है, केसी वेणुगोपाल का अलग हस्तक्षेप है, रमेश चेन्निथला का अलग है, और अभी तो मुझे खबर मिली, किसी ने बताया कांग्रेस के नेता ने, कि जो लिस्ट बन गई थी केसी वेणुगोपाल ने लिस्ट को एकदम पलट दिया और सब नाम जो है कहा कि नई लिस्ट बनेगी उनके ये हिसाब से आंतरिक बनेगी। कलह ही तो ले डूब रही है तो सर। ये सब जो चल रहा है, रमेश चेन्निथला को बिल्कुल कॉर्नर कर दिया गया, ये जो कांग्रेस के भीतर है ये क्या असर डालेगी? ठीक, क्योंकि कई ये कांग्रेस की जो मतलब खास बात है, विशेषता है पिछले दिनों में कि जीती हुई बाजी कैसे हारी जाए, बीजेपी का उल्टा है हारी हुई बाजी कैसे जीती जाए, तो वो है। असम की जहाँ तक बात है, असम में मुझे भी कोई ज़्यादा शक शुबा नहीं है, नंबर ऑफ सीट्स क्या रहे हैं, वोट परसेंटेज क्या रहे, लेकिन बीजेपी का अपर हैंड है, बढ़त एज है उसका। 2-3 का जिस तरह से अभी हाल में मतलब वो एक एमपी, सीटिंग एमपी गए छोड़ करके कांग्रेस, और उसके पहले पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चले गए, तो ये बड़े नेताओं का गहरा असर तो डालता है। और अगर आप उनको नहीं संभाल पा रहे हैं, चुनाव के वक्त नहीं संभाल पा रहे हैं, वो जो पूर्व प्रदेश प्रियंका जी अध्यक्ष के साथ मीटिंग में थे सर, वो जो बाद वो तो में मीटिंग में थे, बीजेपी चले पूर्व गए। प्रदेश अध्यक्ष से तो खड़गे जी ने बात की और राहुल गांधी की बात हुई, और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और कहा मैं फैसला अपना उन्होंने स्थगित किया और बाद में राहुल से शामिल हो गए, मिलने के बाद सब लोग पार्टी बदल फिर देते शामिल हो गए। तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस की बहुत बड़ी कमजोरी है। अकेले गौरव गोगोई क्या कर पाएंगे पता नहीं, अच्छे नेता हैं, अच्छे वक्ता हैं, लेकिन ग्राउंड पर उनकी कितनी बिल्कुल। पकड़ है। ठीक है सर। तो इसलिए मुझे लगता है आसाम सबसे बीजेपी के लिए है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का एज मैं मानता हूँ आज भी। तमिलनाडु की स्थिति ये है कि वहाँ लड़ाई डीएमके बनाम एआईडीएमके और बीजेपी अलायंस की है, कांग्रेस उधर है, लेकिन जिस तरह पनाली स्वामी छोड़ करके गए हैं असर डालें, उसमें डीएमके के साथ गए हैं। अभी विजय की जो पार्टी है, अब टीवीके का क्या रहेगा, क्योंकि वो किसी से अलायंस नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं सेकुलरिज्म में कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता है, वो डीएमके के वोट पे असर डालने। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अभी भी वैसी एंटी इनकम्बेंसी डीएमके के खिलाफ नहीं है, क्योंकि उनकी सरकार को 5 साल हुए हैं और स्टालिन ने बहुत सारी घोषणाएं भी की हैं। मुझे लगता है कि मुकाबला तो है इनके बीच में। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।